धारणाएं पाठ है ना। चलिए, सबका स्वागत है। अंत में स्ट्रैटेजी, जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स, इन तीनों का आयाम लिखते वक्त बहुत रोल आएगा और विश्व राजनीति को अगर समझना है तो जियो पॉलिटिक्स को समझना जरूरी है। जियो पॉलिटिक्स क्या था, हमने जब चर्चा की कि भू राजनीति का मतलब है कि किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति को प्रभावित करने में जो भौगोलिक कारक भूमिका निभाते हैं, है ना। जैसे किसी भी राज्य के भौगोलिक कारक में क्या है, उसका आकार, उसकी अवस्थिति, जनसंख्या, उसके पास उपलब्ध संसाधन, तमाम, वह स्थल अवरुद्ध है या वह भूआबद्ध देश है या मान लीजिए बफर स्टेट है या समुद्र से घिरा है, ये सारी भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो जैसी भूगोल ने उसे स्वरूप प्रदान किया है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने राष्ट्रहित को प्राप्त करने के लिए विदेश नीति बनाता है। तो सामान्य तौर पर जियो पॉलिटिक्स का मतलब क्या होगा कि किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति को प्रभावित करने में जो भी भौगोलिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये जियो पॉलिटिक्स का पार्ट है। और इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई राष्ट्र अगर केंद्र के रूप में बन जाता है, आकर्षण का बिंदु बन जाता है या शक्ति संतुलन की राजनीति का प्रमुख अखाड़ा बन जाता है, ये जियो स्ट्रैटेजी कहलाती है ना। जैसे मान लीजिए किसी राष्ट्र के पास बड़ा बाजार है, भारत की बात करें, भारत की अवस्थिति देखिए हिंद महासागर के क्षेत्र में, इस ऐसी अवस्थिति है जहां विश्व व्यापार का बड़ा जो है ट्रेड रूट के बगल में निकटता है। एक तरफ पैसिफिक ओशन, दूसरी तरफ अफ्रीका के बीच में इंडियन ओशन, कहीं ना कहीं लंबे जो है वह महासागरीय क्षेत्र का भारत एक पार्ट है। ऐसी स्थिति में भारत की जो अवस्थिति है सामरिक दृष्टिकोण से उसे महत्वपूर्ण बनाती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में व्यापार का आवागमन है, अत्यधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इधर से होता है। ऐसी स्थिति में वर्चस्व की लड़ाई का यह क्षेत्र केंद्र बन जाता है। तो किसी भी देश की जो भू राजनीति है उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक शक्ति संतुलन की राजनीति के परिदृश्य के रूप में स्थापित करती है। हर कोई भारत के साथ मैत्री संबंध, भारत के साथ संबंध मधुर करना चाहता है अगर उसे एशिया के बड़े भाग पर नियंत्रण स्थापित करना है। तो जो भारत की अवस्थिति है ये जियो पॉलिटिक्स ने प्रदान की, और इसके कारण जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो हमें लेकर जो वातावरण बना है वही भू सामरिकता कहलाती है। किसी राष्ट्र के पास कोई आर्थिक संसाधन, खनिज बहुत है, कोयला बहुत है, किसी के पास तेल गैस बहुत है, और इसके कारण विश्व राजनीति में कहीं ना कहीं उसकी भूमिका बढ़ी है। जैसे 90 से पहले अगर आप देखें तो गल्फ खाड़ी क्षेत्र का विश्व की राजनीति में कोई बड़ा महत्व नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वैश्वीकरण का आगाज हुआ, जैसे जैसे राष्ट्रों का विकास हुआ, ऊर्जा आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति के लिए तेल गैस की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी, और इस क्रम में खाड़ी के देश जो है उन पर पूरे विश्व समुदाय का ध्यान गया, दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों का ध्यान हो। तो जो उनकी भू आर्थिकी, जो उन्हें भूगोल ने आर्थिक संसाधन के रूप में तेल गैस प्रदान किया, इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको लेकर जो शक्ति संतुलन की राजनीति बनी, यही भू आर्थिकी के कारण भू सामरिक संदर्भ को बताता है। यानी भू सामरिकता में हम सुरक्षा संबंधित पहलुओं पर ध्यान देते हैं, किसी ज्योग्राफिकल पोजीशनिंग के कारण, किसी भी देश की भौगोलिक अवस्थिति के कारण। आइए श्वेता, अंशु, हरेंद्र, प्रिया पांडे और मुकेश निषाद, सबका स्वागत। क्लियर है क्या है? भू आर्थिकी का ये एक स्वरूप हुआ कि किसी भी राष्ट्र की भौगोलिक संरचना ने, भूगोल ने उसे क्या आर्थिक संसाधन प्राप्त किया, और इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसका कद। हाल के वर्ष में जियो इकोनॉमिक्स का एक नया स्वरूप देखा गया है कि कोई राष्ट्र अपनी विदेश नीति के संदर्भ में, विदेश नीति की स्थापना करते वक्त, किसी अन्य राष्ट्र के साथ विदेश नीति को डील करते वक्त, किसी अन्य राष्ट्र के साथ अपनी राष्ट्रीय हित की पूर्ति के क्रम में आर्थिक क्षेत्र पर, ट्रेड पर, बिजनेस पर, इन्वेस्टमेंट पर अधिक बल देता है, और ये जो है वो भू आर्थिकी के अंतर्गत शामिल है। तो भू सामरिकता, भू राजनीति और भू आर्थिकी बहुत अधिक अंतर्राष्ट्रीय विमर्श में रहता है, और ये बहुत चालू पूर्जा शब्द कह सकते हो, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत अधिक व्यवहार में देखा जाता है। तो इस पर हमने चर्चा की। चलते हैं आज अगले पड़ाव की तरफ। आज एक डिप्लोमेसी उठाते हैं। कूटनीति क्या है, कूटनीति के प्रकार क्या है, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी किसे कहते हैं, हार्ड पावर किसे कहते हैं, सांस्कृतिक कूटनीति क्या है, आर्थिक कूटनीति किसे कहते हैं, गनबूट डिप्लोमेसी किसे कहते हैं, पैरा डिप्लोमेसी, एक नया डिप्लोमेसी में एक टर्म आया है ना। इन सब पर चर्चा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बातचीत नहीं, बिल्कुल नहीं। कूटनीति, डिप्लोमेसी सामान्य तौर पर विदेश नीति का ही एक उपकरण, औजार, यंत्र कूटनीति है, जिसके माध्यम से किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति प्रवर्तित होती है, लागू होती है। विदेश नीति किसी भी राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य राष्ट्रों से संबंध स्थापना हेतु बनाई गई नीतियां हैं, यही विदेश नीति है। जैसे आर्थिक नीति होती है, किसी क्षेत्र में शैक्षणिक विकास की नीति होती है, उसी प्रकार कोई राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अन्य राष्ट्रों से कैसे संबंध स्थापित करता है, किन राष्ट्रीय हितों के इर्द गिर्द संबंध का दायरा सीमित होता है या दायरा परिष्कृत होता है, ये सब विदेश नीति निर्धारित करती है। तो किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति का आशय किसी भी अन्य राष्ट्र या अन्य संगठन से अपने राष्ट्र हित की पूर्ति हेतु बनाई गई नीतियों के समुच्चय से है। एक राष्ट्र हित तो है, नागरिकों की सुरक्षा भी है, अपनी सीमा की सुरक्षा भी है, अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को भी पूरा करना है, अपनी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हितों को भी अभिव्यक्त करना है, अस्त्र शस्त्र हथियार भी खरीदने हैं, अपना व्यापार भी देखना है, अपनी सीमा के आंतरिक मामलों में भी आपको सुरक्षा चौकसी तैयार करनी है, बेहतर करनी है। तो किसी भी राष्ट्र के हित क्या है, अलग अलग होते हैं, और इस हित के आधार पर जब कोई राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र से संबंध स्थापित करता है तो इसमें जो भी नीतियों का समुच्चय है वही क्या है, विदेश नीति। और विदेश नीति को प्राप्त करने का या उसे व्यवहार में लागू करने का कार्य कौन करती है, कूटनीति। यानी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी भी राष्ट्र का अपने राष्ट्रीय हित की पूर्ति के लिए किसी अन्य राष्ट्र या किसी अन्य संस्था संगठन से जो संबंध स्थापना के लिए बनाई गई नीति है वो विदेश नीति कहलाती है। और इस विदेश नीति को प्राप्त करने का, इसको इंप्लीमेंट करने का, इसको व्यवहार में धरातल पर उतारने का जो उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, औजार है, वो क्या कहलाता है, कूटनीति। अब सोचिए कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर परिस्थितियां आपके विपरीत होती हैं, क्योंकि हर राष्ट्र क्या कर रहा है, हर राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है। सबको अपने राष्ट्र का आर्थिक विकास करना है, सामाजिक विकास करना है, राजनीतिक मंच पर अपना प्रभुता स्थापित करनी है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो परिस्थितियां हैं वह एक समान नहीं होती है, वह सदैव अनुकूल नहीं होती है।
वो सदैव आपके विपरीत होती है, क्योंकि हर राष्ट्र, जैसे मान लीजिए भारत अगर यूएसए से अपना कोई संबंध स्थापित करना चाहता है तो भारत क्या चाहेगा कि अधिक से अधिक अपने नागरिकों के हितों को अभिव्यक्त कर पाए, अधिक से अधिक ट्रेड में, टैक्स में कटौती हो जाए, अधिक से अधिक भारतीय नागरिकों को वहां वीजा मिल जाए, अधिक से अधिक हम टेक्नोलॉजी एक्सचेंज जो है हस्तांतरण करवा लें अमेरिका से, अधिक से अधिक अमेरिकी कंपनियों के द्वारा भारत में निवेश को बढ़ा ले, ये तो हम चाहेंगे। लेकिन अमेरिका दूसरी तरफ वह भी क्या चाहेगा कि कम से कम टैक्स से छूट होनी चाहिए, निवेश के लिए जब हम निवेश करें तो उसके बनस्पत, उसके बदले में हमें कुछ फायदा मिले, है ना। हर राष्ट्र अपने अपने विदेश नीति, अपने अपने राष्ट्र हित की प्राप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक दूसरे के साथ सहयोग करता है, प्रतिस्पर्धा करता है, सामंजस्य स्थापित करता है। और इसी कारण जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति क्या होती है, जटिल। इसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी राष्ट्र द्वारा अपनी विदेश नीति को व्यवहार में लागू करने के लिए जो उपकरण, औजार और यंत्र है वही क्या है, कूटनीति। अब कूटनीति जो है साम दाम दंड भेद पर आधारित, किसी राष्ट्र की इच्छा के विपरीत जाकर अपने हितों की बातें मनवा लेना, यही तो कला है। तो कूटनीति एक कला है, कूटनीति एक कला है जिसके जरिए कोई राष्ट्र अपनी विदेश नीति में वर्णित राष्ट्र हित के अभिष्टम लक्ष्य की प्राप्ति करता है। कि कोई सामने वाला राष्ट्र न चाह रहा है ऐसा करना, परंतु आप अपने वार्ताओं के दौर के जरिए, अपने नागरिकों के आदान प्रदान, अपनी सांस्कृतिक कूटनीति, अपनी विभिन्न कूटनीति के उपकरण के जरिए आप क्या करते हैं, उस राष्ट्र को अपने पक्ष में लाने का प्रयास करते हैं। कोई संधि कर लेते हैं, कोई समझौता कर लेते हैं, कई बार कुछ चीजें हमें भी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है, कई बार बेहतर लाभ के लिए कुछ नुकसान भी हमें उठाना पड़ता है। तो जो कूटनीति है वो यही कला को हम कहते हैं कि कोई भी कूटनीति का मतलब, डिप्लोमेसी का मतलब कि जो भी राजनीति, डिप्लोमैट्स किसको कहते हैं, राजनीति, जो राज्य की विदेश नीति को अंजाम देते हैं व्यवहार के स्तर पर, तो कूटनीति करते हैं वो। और कूटनीति का सामान्य संदर्भ क्या है, किसी भी विदेश नीति के प्रवर्तन के लिए जो भी नीतियां अपनाई जाती है। अब यहां पर बंद करो अनन्या साहू, ये सब कौन कहां से है, क्या है, नहीं है, ये सब नहीं है ना, यहां ये सब नहीं चलेगा। कमेंटबाजी कौन कहां का है, एक एक हजार उसके पीछे लग जाते हैं कमेंट, पहले लिख लेते हैं। तो एक काम करिए, पहले विदेश नीति लिखिए, 2-4 लाइन, उसके बाद कूटनीति पे आते हैं। विदेश नीति लिखिए, विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी। आइए सादाफ और प्रदीप और जी सबका स्वागत है। विदेश नीति देखिए, सामान्य बोलचाल की भाषा में, सामान्य बोलचाल की भाषा में विदेश नीति का आशय, अर्थ, सामान्य बोलचाल की भाषा में विदेश नीति का आशय किसी भी राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, किसी भी राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी अन्य राष्ट्र, संस्था या संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी अन्य राष्ट्र, संस्था या संगठन आदि से संबंध बनाने हेतु, आदि से संबंध स्थापित करने हेतु, किसी भी अन्य राष्ट्र, संस्था, संगठन आदि से संबंध स्थापित करने हेतु बनाई गई नीतियों के समुच्चय से है, एग्रीगेट्स ऑफ पॉलिसीज, बनाई गई नीतियों के समुच्चय से है। व्यापक अर्थ में, व्यापक अर्थ में विदेश नीति किसी राष्ट्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय परिवेश में, मतलब अपनी सीमा से बाहर, घरेलू सीमा से बाहर, व्यापक अर्थ में विदेश नीति का अर्थ, आशय किसी राष्ट्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय परिवेश में अपने राष्ट्र हित को, अपने राष्ट्र हित को प्राप्त करने संबंधित बनाई गई नीतियों, योजनाओं, बनाई गई नीतियों, योजनाओं, रणनीतियों के पुंज से है, बनाई गई नीतियों, कार्य योजनाओं, रणनीतियों के पुंज से है। इसके अंतर्गत साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद आदि से संबंधित प्रायः हर पहलू शामिल होते हैं। साम दाम दंड भेद, जैसे एग्जांपल से समझिए, कोई राष्ट्र नहीं चाहता डायरेक्ट युद्ध करना, साम दाम दंड भेद आदि से संबंधित पहलू होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई राष्ट्र है जिसको बार बार आप मनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक संबंध, बेहतर शांति, स्थायित्व, सुरक्षा के लिए उस राष्ट्र के साथ आप बेहतर शांति संबंध स्थापना के प्रयास कर रहे हैं, परंतु कई बार सामने वाला राष्ट्र आपके इन प्रयासों को आपकी कायरता समझ लेता है। एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, पाकिस्तान प्रत्यक्ष युद्ध में पहले 2 बार पराजय के बाद भी पाकिस्तान बार बार भारत के हितों के विरुद्ध कार्य करता है। कई बार आतंकवाद के जरिए, कई बार सीमा पार घुसपैठ के जरिए, कई बार विदेशी मुद्रा, फर्जी मुद्रा, जाली नोट भारत की सीमा में प्रवेश कराकर, कई बार ड्रग्स, हथियार, मादक द्रव्य आदि को भारत की सीमा में प्रवेश कराकर, प्रॉक्सी वार, भारत बार बार, ऐसा नहीं कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जैसा अभियान या सर्जिकल स्ट्राइक जानबूझकर किया। कई बार अंतरराष्ट्रीय मंच पर कुछ राष्ट्र की प्रवृत्ति ही ऐसी होती है कि वह हमेशा दूसरे राष्ट्र को कहीं ना कहीं इंगेज करना चाहता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है कि मान लो कोई राष्ट्र विकास के पथ पर आगे बढ़ जाए, अगर वहां शांति, सुरक्षा, स्थायित्व है, ऐसी स्थिति में वहां पर आर्थिक विकास की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि वह राष्ट्र, कल को जो राष्ट्र है वह आर्थिक विकास करके एक क्षेत्रीय पावर के रूप में डेवलप हो जाए, रीजनल प्लेयर के रूप में। कल को वह और विकास कर ले तो वो ग्रेट पावर, महादेश के स्तर पर उसका दबदबा हो जाए। कल को हो सकता है वो और आर्थिक विकास कर ले तो वो सुपर पावर बन जाए। जैसे सामान्य तौर पर हम ये 3 टर्म का प्रयोग करते हैं, जैसे हम कहते हैं रीजनल पावर, है ना, क्षेत्रीय शक्ति, क्षेत्रीय शक्ति, इसके ऊपर कहते हैं ग्रेट पावर, महान शक्ति, और उसके ऊपर आप कहते हैं महाशक्ति। जैसे आप कहते हैं रीजनल पावर, किसी भी एक रिजीम में कोई राष्ट्र जो शक्तिशाली है, जैसे दक्षिण एशिया में भारत का कद अपने अन्य देशों की तुलना में क्या है, अधिक बड़ा कद है।
तो ये क्षेत्रीय पावर का मतलब क्या हुआ कि भारत एशिया महादेश के अंतर्गत विशेषकर दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारत की का कद बड़ा है, भारत की इकोनॉमी बड़ी है, भारत की सैन्य क्षमता बड़ी है, भारत का प्रभाव क्षेत्र बड़ा है। तो ये भारत को क्या करेगा, एक क्षेत्रीय शक्ति बना देता है। अगर यह क्षेत्रीय शक्ति, अगर आर्थिक विकास, सैन्य प्रौद्योगिकी विकास और अधिक होता चला गया तो कोई राष्ट्र क्या बन जाता है, ग्रेट पावर। यानी वह महादेश के स्तर पर एक कॉन्टिनेंट के अंतर्गत, वह एक कॉन्टिनेंट में कई क्षेत्र हो सकते हैं। जैसे अगर आप एशिया की बात करें तो एशिया का एक पश्चिम एशिया का पार्ट है, एक मध्य एशिया का पार्ट है, एक दक्षिण एशिया का है, एक दक्षिण पूर्व एशिया का है, एक जो है वह उत्तर पूर्व एशिया का पार्ट है। तो एशिया क्या है, अलग अलग टेरिटरी में बटा हुआ है। जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन आसियान आप पढ़ते हैं, ये क्या है, 10 देशों का दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का है। दक्षिण एशियाई देश भारत, अफगानिस्तान से लेकर मालदीव, पाकिस्तान, इधर जितना है भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब क्या है, दक्षिण का पार्ट है, दक्षिण एशिया का। तो मान लीजिए अगर कोई राष्ट्र आर्थिक प्रगति करता गया तो क्षेत्रीय शक्ति से उभर कर वो क्या हो जाएगा, ग्रेट पावर बन जाएगा। कि जैसे भारत और चाइना एशिया के स्तर पर दो ग्रेट पावर के रूप में देखे जा रहे हैं। अगर उसकी आर्थिक, सैन्य क्षमता, हर चीज का विकास अगर नहीं रोका गया तो कल को यही राष्ट्र क्या बन जाएगा, सुपर पावर, है ना। अब अगर सुपर पावर भारत मान लीजिए बन गया तो चीन के लिए खतरा है, पाकिस्तान के लिए खतरा है, दक्षिण एशिया के अन्य राष्ट्र को लगेगा कि भारत जैसी महाशक्ति अगर आ गई तो ऐसी स्थिति में वह उनके आर्थिक हितों पर चोट पहुंचा सकती है। तो हर राष्ट्र क्या चाहता है, दूसरे राष्ट्र का पैर खींचता रहे, टांग खींचता रहे, उसे आगे बढ़ने से रोके, हतोत्साहित करे। अब अंतरराष्ट्रीय राजनीति यही सब तो करती है। तो अंतरराष्ट्रीय मंच पर हमें हर तरीके, हर हथकंडे का प्रयोग करना होता है। कई बार हम सांस्कृतिक कूटनीति करते हैं, अपनी संस्कृति, भाषा, धर्म, इन सब के जरिए किसी अन्य राष्ट्र के साथ अगर ऐतिहासिक संबंध रहे तो उसके साथ जुड़ाव को हम उद्घाटित करते हैं, जुड़ाव को और बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए भारत के पड़ोस में कई देश हैं जहां बौद्ध धर्म के मतावलंबी हैं। अब चूंकि बौद्ध धर्म की भारत क्या रही है, स्थली रही है, ऐसी स्थिति में हम सांस्कृतिक कूटनीति के जरिए बौद्ध धर्म दो राष्ट्र को कनेक्ट कर रहा है। जैसे मान लीजिए भारत और भूटान के मध्य संबंधों का आधारशिला धर्म के आधार पर भी है, सांस्कृतिक कूटनीति के आधार पर। तो कूटनीति में साम, दाम, दंड, भेद, कोई राष्ट्र बार बार आपके समझाने के बाद आपकी बातें नहीं मान रहा है, आपके विरुद्ध कोई ना कोई गतिविधि को अंजाम दे रहा है, तो समय के साथ कोई राष्ट्र के विरुद्ध सख्त एक्शन भी लेना है। तो कई बार राष्ट्र के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई युद्ध भी हो सकता है, आर्थिक दंड भी हो सकता है, उसके साथ संबंधों में गतिरोध हो सकता है। यानी कोई राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के साथ अपने राष्ट्रीय हित को पूर्ति करने के लिए जब प्रतिस्पर्धा करता है तो कूटनीति के जरिए वो साम, दाम, दंड, भेद सब कुछ जो है वह उसके आधार पर इंप्लीमेंट करता है। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मंच पर परिस्थितियां आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके वश में नहीं है ना। चलिए जो लोग जुड़ रहे हैं, निशार, ममता, यादव, पूजा, सबका स्वागत। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जब हम विदेश नीति की बात करते हैं तो उसमें सब कुछ शामिल है, साम, दाम, दंड, भेद, सब कुछ क्लियर है। पैराग्राफ चेंज करके 2 लाइन और लिख लें, आगे भारत की विदेश नीति में कुछ और चर्चा होगी। लिखिए, अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रायः हर राष्ट्र अपने राष्ट्र हित की पूर्ति का प्रयास करता है। हर राष्ट्र अपने राष्ट्र हित की पूर्ति का प्रयास करता है। इसके साथ साथ परिस्थितियां आपके राष्ट्र के अधिकार क्षेत्र से बाहर होती है, परिस्थितियां राष्ट्र के अधिकार क्षेत्र से बाहर होती है। अतः ऐसी स्थिति में विदेश नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कूटनीति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। डिप्लोमेसी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब यहीं से हम लोग आ जाते हैं, डिप्लोमेसी क्या है। सीधे बना ले छोटा सा हेडिंग, कूटनीति। तो आप मोटे तौर पर समझ चुके हैं कूटनीति क्या है, कि किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति को व्यवहार के स्तर पर प्रभावी बनाने का एक उपकरण है, माध्यम है, कला है, कौशल है कूटनीति। तो लिखिए कूटनीति के बारे में 2 लाइन लिखिए। किसी भी राष्ट्र के विदेश नीति को प्राप्त करने का औजार, उपकरण / कूटनीति होती है। कूटनीति विदेश नीति में वर्णित सैद्धांतिक आयाम को व्यावहारिक धरातल पर उतारने वाली कला या कौशल है। सैद्धांतिक आयाम को व्यावहारिक धरातल पर उतारने वाली कला या कौशल है। दो राष्ट्रों के मध्य बेहतर संबंधों की आधारशिला कूटनीतिक प्रयासों, पहलों पर निर्भर करता है। दो राष्ट्रों के मध्य संबंधों की आधारशिला बेहतर कूटनीतिक प्रयासों पर निर्भर करता है। चूंकि अंतरराष्ट्रीय मंच पर परिस्थितियां सदैव जटिल व विपरीत होती है, ऐसी स्थिति में कूटनीतिक प्रयासों के जरिए यथा वार्ता, संधि, समझौता, सामंजस्य, कूटनीतिक प्रयासों के जरिए यथा वार्ता, संधि, समझौता,
सामंजस्य, आर्थिक मदद, नागरिकों के आदान प्रदान, सैन्य व सामरिक मदद आदि माध्यमों से कोई राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हित की सिद्धि का प्रयास करता है। कोई राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हित की सिद्धि का प्रयास करता है और यह सारा प्रयास कूटनीति के जरिए संपन्न होता है। पैराग्राफ चेंज करके, कूटनीति किसी भी राष्ट्र की वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ उसकी भविष्य उन्मुखी आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं आदि के लिए सदैव प्रयासरत होता है। जैसे आप समझिए कि आपको विकसित भारत 2047 में बनाना है, तो ऐसा थोड़ी है कि 2046 के 1 जनवरी से लगेंगे और एक साल में हम क्या करेंगे, भारत को विकसित भारत बना देंगे। ऐसा संभव है क्या? तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर परिस्थितियां सदैव राष्ट्र के प्रतिकूल होती है। क्यों होती है? बार बार आपको बताया, हर राष्ट्र क्या करता है, अपने राष्ट्रीय हित को प्राप्त करना चाहता है, प्रतिस्पर्धा होती रहती है, हर राष्ट्र जो है वो अपनी बढ़त चाहता है कायम करना। तो अगर आपको कूटनीति करती क्या है, तो वर्तमान की जो हमारी आवश्यकताएं हैं, वर्तमान की क्या आवश्यकता है, ऊर्जा आवश्यकता पूरा हो जाए, सीमा सुरक्षा हो जाए, नागरिकों की सुरक्षा हो जाए, हम पर कोई हमला ना हो, है ना, हमारी आयात निर्यात जो भी व्यापार से संबंधित चीजें हैं वो बेहतर चले, यही तो हमारी वर्तमान की आवश्यकता है। लेकिन राष्ट्र जो है वो सिर्फ वर्तमान की आवश्यकताओं के इर्द गिर्द थोड़ी चलता है। कोई राष्ट्र जो है वो भविष्य की योजना बनाता है, भविष्य उन्मुखी रणनीति बनाता है। क्यों? क्योंकि हमें भविष्य में एशिया के स्तर पर एक ग्रेट पावर के रूप में और एस्टैब्लिश होना है। हमारा लक्ष्य क्या है? भारत को विकसित भारत बनाकर भारत को एक महाशक्ति के रूप में बनाना। तो राष्ट्र अपनी आकांक्षाओं को सिद्ध करना चाहता है और कोई भी महत्वाकांक्षा दीर्घावधि में उसे पूर्ण किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो जो कूटनीति है वो सिर्फ वर्तमान के संदर्भ में तात्कालिक जरूरतों को, तात्कालिक आवश्यकताओं को ही पूरा नहीं करता है, बल्कि भविष्य उन्मुखी दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। कोई देश है जैसे अफ्रीका, तमाम खनिज तेल संसाधन भरे पड़े हैं और उसका एक्सप्लॉयटेशन, दोहन अब तक नहीं हुआ है। आज दुनिया के कई देश वहां क्या कर रहे हैं, अफ्रीका की खनिज संसाधनों पर उनकी नजर है। बहुत सारे पश्चिम के देश, चाइना वगैरह, वहां तक बहुत बढ़ा चुके हैं। तो क्या भारत को अगर महाशक्ति बननी है तो हमारी ऊर्जा संभावनाओं की पूर्ति कैसे होगी? तो कहीं ना कहीं भविष्य के लिए अफ्रीका हमारे लिए संभावनाओं का एक बड़ा बाजार है। अगर मान लीजिए रूस के फार ईस्ट में तेल गैस का बड़ा भंडार है, तो हो सकता है कि भविष्य में जब मध्य पूर्व के क्षेत्र में, खाड़ी देशों में तेल का उत्पादन कम हो जाए, ऐसी स्थिति में तेल की हमारी निर्भरता के लिए हमें नए विकल्प व्यवहार में तलाशने होंगे। और ऐसा नहीं कि कल रात गैस तेल खत्म हो जाएगा तो एक दिन पहले से हम प्रयास करेंगे। तो कूटनीतिक वार्ताएं जो है वो लंबे समय में राष्ट्र की भविष्य की योजना उन्मुखी होती है कि भविष्य की योजना क्या हो, उसके लिए हम अभी से काम करते हैं। और इस कारण कूटनीतिक प्रयास क्या होते हैं, जटिल हो जाते हैं। और इसमें भी हम कई प्रकार के तरीकों का प्रयोग करते हैं। तो चलते हैं कूटनीति के विभिन्न प्रकार क्या है उस पर संक्षेप में चर्चा करते हैं। एक हेडिंग बना लीजिए, टाइप ऑफ डिप्लोमेसी, कूटनीति के प्रकार। जैसे अलग अलग प्रकार इसके हम लोग देखते हैं। जैसे कई बार हम कहते हैं सांस्कृतिक कूटनीति, आर्थिक कूटनीति, जैसे कई अलग अलग टर्म है, डॉलर डिप्लोमेसी, चेकबुक डिप्लोमेसी, इन सब का प्रयोग हम लोग करेंगे। गनबोट डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, हार्डकोर या हार्ड पावर। अब इतना अंग्रेजी चल जाएगा इसलिए थोड़ा अंग्रेजी लिख देता हूं, है ना। रिसेंट एग्जांपल किस चीज का, महत्वाकांक्षा का। सखालिन सुना होगा नाम, रूस के फार ईस्ट में सखालिन जो है वहां गैस का बड़ा भंडार है। भारत ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के द्वारा वहां तेल एक्सप्लोरन की पहल आज नहीं, आज से 10 साल पहले से भारत का ध्यान था। दूरदर्शितापूर्ण नीति हमारी है। भविष्य का संभावनाओं का बड़ा बाजार क्या हो सकता है, कौन से क्षेत्र हैं जहां से हमें ऊर्जा या कोयला या अन्य हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बड़ा संसाधन मिल सकता है, उनको देखकर अभी से योजना बनाना, रणनीति बनाना। या भविष्य में शक्ति संतुलन की राजनीति हो सकता है किसी और करवट की तरफ बैठे। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, डिप्लोमेसी करती क्या है। शीत युद्ध के दौर तक भारत ने अमेरिका से दूरी बनाए रखी। 1970s तक, आगे आप पढ़ेंगे गुटनिरपेक्षता कि 55 से लेकर 71 तक भारत ने सोवियत, रूस, रशिया इन सबसे दूरी बनाए रखी। लेकिन जब हमारी सुरक्षा के मद्देनजर खतरा हो गया, बार बार पाकिस्तान के द्वारा भारत को तोड़ने की कोशिश की गई,
ऐसी स्थिति में बांग्लादेश वॉर जैसी स्थिति बनी, बांग्लादेश के उदय को लेकर, पूर्वी पाकिस्तान जो कहलाता, हमें लगा कि सैन्य बल की आवश्यकता है। भारत ने थोड़ा सा गुटनिरपेक्षता को दरकिनार करके रशिया के साथ एक सामरिक संधि कर ली। हमें अपना राष्ट्र हित देखना है या हमेशा हम सिद्धांतों की राजनीति करें? जब आपका अस्तित्व ही नहीं रहेगा राष्ट्र के रूप में, तो सिद्धांत का क्या आचार बनाएंगे? तो कई बार डिप्लोमेसी में हम उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों के मद्देनजर रणनीतियां बनाते हैं। भारत ने थोड़ा गुटनिरपेक्षता में पहले दोनों खेमों से दूरी बनाई रखी। कुछ समय काल परिस्थितियां ऐसी बनी कि थोड़ा भारत को झुकना पड़ा रशिया की तरफ। एक लंबे समय तक भारत ने अमेरिका से दूरी बना ली और वह किधर झुका रहा? रशिया की तरफ। चौथे नंबर पर लिखा है चेक बुक डिप्लोमेसी। चेक बुक लिखो ना भैया, चेक बुक समझते नहीं हो, चेक काटते हो। डिप्लोमेसी, गनबोट। अब देखिए, जैसे ही शीत युद्ध का अंत हुआ, सोवियत रूस महाशक्ति के रूप में नहीं रहा, सोवियत रूस का विघटन हो गया, अंतरराष्ट्रीय मंच पर परिस्थितियां क्या हो गई? विपरीत हो गई। अब ऐसी स्थिति में क्या अमेरिका जो एकमात्र महाशक्ति के रूप में उदित हुआ, क्या उससे दूरी बनाए रखना हमारे लिए सही था क्या? तो धीरे धीरे भारत ने क्या किया? आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के जरिए मुक्त बाजार प्रणाली, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण जैसी प्रक्रियाओं को आगाज दिया। अमेरिका को भी लगा कि भारत में इतनी आबादी है, बड़ा बाजार है, भारत उभरती हुई जो है आर्थिक व्यवस्था हो सकता है। ऐसी स्थिति में दोनों देशों के मध्य संबंध क्या है? निकट आ गए। अब अमेरिका के साथ संबंधों में निकटता आई, धीरे धीरे रूस के साथ संबंध क्या हुए? तनावपूर्ण। भारत ने अपनी डिप्लोमेटिक चाल के जरिए, अपनी कूटनीतिक कौशल के जरिए दोनों को अपने निकट लाने का प्रयास किया, है ना? कि हम ऐसा ना रहे कि अधिक आवश्यकता से अधिक अमेरिका पर अगर निर्भर हो गए तो खतरा है, ये किसी का सगा नहीं है। जब इसको अपने राष्ट्रीय हित की चिंता होगी तो सिद्धांत उद्धांत जाए इधर उधर, कोई मतलब नहीं, जो मन होगा वही करेंगे, क्योंकि उसकी भी बात हो, अपने राष्ट्रीय हित को प्राप्त करना चाहता है। अगर अत्यधिक अमेरिका की निकट आ गए, अमेरिका पर अगर आवश्यकता से अधिक अपना निर्भरता बढ़ा लिया, तो इसके भी जोखिम है। तो भारत की कूटनीति यही तो करती है कि किसी भी एक राष्ट्र के साथ संबंधों में तलखी ना हो, किसी भी एक राष्ट्र पर अधिक निर्भरता ना हो, किसी भी एक राष्ट्र या कुछ राष्ट्रों के समूह की उपेक्षा ना हो। अब देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री अफ्रीका जा रहे हैं, क्या जरूरी है? छोटे छोटे देश जा रहे हैं, मीडिया आलोचना कर रही है, हंस रही है कि बताइए प्रधानमंत्री को इतने से छोटे छोटे देश में जाकर गाना सुनने की क्या जरूरत है, ढोल वहां का परंपरागत नृत्य देखने की क्या जरूरत है? अरे भैया, इसके पीछे कूटनीति है। एक व्यक्ति एक वोट है ना जी हमारे यहाँ। अरे आ रहे हैं तमन्ना मतोरिया, अभी पढ़ा दिया क्या? पूरा पढ़ा दिया सारा? कैसे कैसे अभी शुरू ही तो किया, अभी आ रहे हैं ना। हार्डकोर क्या है, सॉफ्टकोर क्या है? HARDCORE, हार्ड पावर डिप्लोमेसी, हार्डकोर डिप्लोमेसी। आ रहे हैं सब पे एक एक करके, दोबारा लिखेंगे, दोबारा समझाएंगे। अब भारत के प्रधानमंत्री अफ्रीका के छोटे छोटे दो देश जा रहे हैं, है ना? ये स्लैश है भाई, बाप रे अजीब, लो हटा दिया। अब भारत के प्रधानमंत्री कहां जा रहे हैं? अफ्रीका के छोटे छोटे देश। मीडिया, विपक्ष आलोचना कर रहा है कि बताइए अफ्रीका के छोटे छोटे देश जाकर क्या होगा? आप लोकतंत्र में एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत, अंबानी को भी एक वोट देना है, अडानी को भी एक वोट देना है, और आपको भी एक वोट देना है। आप कितनी हैसियत वाले हैं, बड़े धनी हैं या गरीब हैं, कुछ भी है, आपको एक वोट ही है ना? ऐसी स्थिति में आपका हर व्यक्ति का वोट क्या है? कीमती है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी कल को अगर आपको यूएनओ की स्थायी सदस्यता चाहिए, यूएनओ में सुधार की पहल चाहिए, तो एक एक देश का वोट आपके समर्थन में होना चाहिए। जैसे हर व्यक्ति का एक वोट का अधिकार है, उसी प्रकार हर व्यक्ति, जो भी हर देश है, उनको अंतरराष्ट्रीय मंच पर बराबर अधिकार दिए गए। तो कल को अगर हमें सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता चाहिए, संयुक्त राष्ट्र में सुधार चाहिए, भारत के हितों को समर्थन चाहिए, तो चाहे बड़ा देश हो चाहे छोटा, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सभी संप्रभु राष्ट्र हैं और सभी के अधिकार क्या है? अंतरराष्ट्रीय मंच पर बराबर है। तो कूटनीति यही करती है। चलिए अब एक एक करके सबको उठाते हैं। पहले सांस्कृतिक कूटनीति, गन बोट है, ये गन बोट है ना। चलिए आ रहे हैं, एक एक करके दोबारा लिखेंगे बच्चों। चलिए पहले सांस्कृतिक कूटनीति, कल्चरल डिप्लोमेसी, दो दो लाइन बस समझते चले। कल्चरल डिप्लोमेसी, सांस्कृतिक कूटनीति, नाम से ही क्या स्पष्ट है? संस्कृति और कूटनीति। कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के साथ संबंध स्थापित करने के क्रम में जो संस्कृति का प्रयोग करता है, भाषा का, धर्म का, सांस्कृतिक पहचान का, निर्जातीय पहचान का, इसके जरिए किसी अन्य राष्ट्र को प्रभावित करने का प्रयास करता है, यही क्या है? सांस्कृतिक कूटनीति। जैसे बौद्ध धर्म से संबंधित राष्ट्र जहां भी बौद्ध धर्म के लोग हैं, भारत उनके साथ सांस्कृतिक कूटनीति करता है। धर्म के नाम पर निकटता को लेकर हिंदी भाषी भारतीय समुदाय के लोग दुनिया के अलग अलग देशों में, भारतीय प्रधानमंत्री जाते हैं और हिंदी में भाषण देते हैं, पगड़ी बांधते हैं, साफा पहनते हैं, तिलक लगाते हैं। ये तिलक, साफा, नमस्कार, प्रणाम, ये क्या है? हमारी संस्कृति का द्योतक है, संस्कृति को अभिव्यक्त करता है। और इसके आधार पर हम दुनिया के अन्य देशों को भारतीय संस्कृति के प्रति उनमें आकर्षण का भाव पैदा करते हैं। तो भारतीय प्रधानमंत्री की विदेश की यात्रा में परंपरागत भारतीय वस्त्र, पोशाक, संस्कृत, हिंदी, इन सब भाषाओं का जिक्र, हिंदी में संबोधन, सांस्कृतिक कूटनीति का ही पाठ है। यानी सांस्कृतिक कूटनीति के जरिए कोई राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र से संबंध को मधुर बनाने में, संबंध को प्रगाढ़ बनाने में, संबंध को बेहतर बनाने में जो संस्कृति का प्रयोग करता है, चाहे वो भाषा हो, धर्म हो, सांस्कृतिक महत्व की वस्तुएं हो, इन सब के जरिए जो संबंध स्थापना का प्रयास किया जाता है, वही क्या है? सांस्कृतिक कूटनीति। क्लियर है क्या है? अब इसको भी लिखवाना क्या पड़ेगा? दो लाइन, बस एक लाइन लिखो। सांस्कृतिक कूटनीति, कूटनीति का ऐसा स्वरूप जिसमें किसी अन्य राष्ट्र से बेहतर संबंध स्थापना हेतु सांस्कृतिक तत्वों यथा, उदाहरण के रूप में
संस्कृति, भाषा, धर्म, नृजातीय पहचान, प्रतीक आदि का प्रयोग पर आदि के प्रयोग पर अधिक बल दिया जाता है। उदाहरण के रूप में भारत आसियान संबंधों को बेहतर बनाने हेतु बौद्ध धर्म से संबंधित पहलुओं पर जोर। आप देखते हो कोई भारत, हाँ अमन की आशा वो भी हो सकता है, सांस्कृतिक कूटनीति, हाँ जैसे सूफीज्म को इंडिया और पाकिस्तान दोनों सूफी गजल गायकी को पसंद करते हैं, अर्चना भा, तो कई पाकिस्तानी कलाकार आते हैं, वो भी सांस्कृतिक कूटनीति का ही प्रकार है। हाँ तो संस्कृति, म्यूजिक क्या है, कला संस्कृति, यहाँ लिख लो, कला संगीत, ये सब संस्कृति का ही तो पार्ट। जैसे देखिए पाकिस्तान के कई गायक हैं, जितना पाकिस्तान में पॉपुलर है उससे ज्यादा हमारे यहाँ। तो ये जो सूफीज्म है, ये जो गजल या मौसीकी का ये जो स्वरूप है, ये दोनों देशों में क्रिकेट कूटनीति सुना होगा। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ के मध्य भारत पाकिस्तान संबंधों को सुधारने की पहल के रूप में क्रिकेट डिप्लोमेसी, जिसका प्रयोग करके संबंधों को नॉर्मलाइज किया जाए, बेहतर बनाया जाए, वही कूटनीति के उस साधन के आधार पर हम नाम रख देते हैं। जैसे अभी सुना होगा वैक्सीन डिप्लोमेसी, कोविड काल में भारत ने वैक्सीन कूटनीति की, भारत ने दुनिया के बहुत सारे देशों को फ्री में वैक्सीन प्रदान की, है ना। तो ये क्या थी, वैक्सीन डिप्लोमेसी थी, है ना। तो क्रिकेट डिप्लोमेसी क्या थी कि दोनों ही देश में क्रिकेट बड़ा ही लोकप्रिय खेल है ना। कहां भारत के आगे, जैसे भारत आसियान, आसियान क्या है, 10 देशों का संगठन है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का आसियान है। सुष्मिता आएंगे सब पर, आसियान क्या है सब बताएंगे आगे। 10 देशों का एक संगठन है जो भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है, म्यांमार से स्टार्ट हो जाता है, उधर इंडोनेशिया, ब्रुनई तक सब जो है 10 देश। तो अब क्रिकेट डिप्लोमेसी, अब कितना 500 डिप्लोमेसी के टाइप है, कितना आप पढ़ेंगे, वैक्सीन डिप्लोमेसी, क्रिकेट कूटनीति, ये सब क्या है, कूटनीति का ही प्रकार है। अब भारत ने दुनिया के कई देश जहां पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में दवा अनुसंधान विकास बहुत कम है, उसको वैक्सीन प्रदान किया फ्री में। भारत ने श्रीलंका को दिया, भारत ने भूटान को दिया, भारत ने बांग्लादेश को दिया, भारत ने अन्य एशिया के अलग अलग देशों को फ्री में वैक्सीन की खेप भिजवाई। ये क्या है, वैक्सीन डिप्लोमेसी, यानी तुमको मदद कर रहे हैं। अब ये कहां, अभी पढ़ रहे हैं हम लोग कूटनीति, अब यहां आ गए हैं सवाल भारत पाकिस्तान के तनावपूर्ण संबंध। अब इस पे अभी जब भारत पाकिस्तान पढ़ेंगे ना आनंद उत्कर्ष, पहले एबीसीडी देख लेते हैं, फिर हम लोग वर्ड और सेंटेंस पर चर्चा करें। क्या है सांस्कृतिक कूटनीति, क्लियर हो गया है ना। हाँ फूड डिप्लोमेसी, फार्मा डिप्लोमेसी, तमाम ये सब है, अलग अलग नाम रख दो। अब समझ गए होंगे वैक्सीन डिप्लोमेसी क्या है, क्रिकेट डिप्लोमेसी क्या है। तो हर डिप्लोमेसी लिखाने की जरूरत मुझे नहीं लगती है ना। तो सांस्कृतिक कूटनीति में हम क्या करते हैं, कला संगीत संस्कृति भाषा धर्म नृजातीय पहचान प्रतीक धार्मिक स्थल पर आवागमन, है ना। हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग वहां जाते हैं, वहां के लोग यहाँ आते हैं, यही सब है। चलिए ठीक है। आर्थिक कूटनीति, आर्थिक कूटनीति का ही पार्ट है चेकबुक डिप्लोमेसी और डॉलर डिप्लोमेसी। आर्थिक कूटनीति, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, इसी को आप समझ सकते हैं, इसी को डॉलर डिप्लोमेसी भी आप कह सकते हैं, डॉलर डिप्लोमेसी। इसी का एक नया वर्जन आ गया आजकल, चाइना ने चेकबुक डिप्लोमेसी। ये सब आर्थिक कूटनीति का ही पार्ट है, समझा, बताने की जरूरत। हाँ बिल्कुल करते हैं, हम पे किताब लिखोगे तो और भी बहुत कुछ है ना हसन। जो भी चीजें हैं मेरे पे जीवनी अगर लिखनी होगी तो मिल लेना, आपके मुखर्जी में मिल जाऊंगा, है ना। मैं भी चाह रहा था कि कोई मेरी जीवनी लिखे, है ना। डॉलर डिप्लोमेसी बहुत सुंदर, कितना दूरदर्शी बच्चा सब है, वाह वाह। मैं एक राइटर की तलाश कर रहा था हसन, जो मेरी जीवनी आत्म कथा लिखे, है ना, आज वो मुझे मिल गया। चलो ठीक है, मुखर्जी नगर आ जाओ, स्टूडियो में मिलते हैं, बताएंगे शुरू में कहां जन्म हुआ, क्या क्या मैंने किया है ना। आर्थिक कूटनीति। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, कोई राष्ट्र संबंध स्थापना के क्रम में जो आर्थिक आदान प्रदान, पैसों से मदद, निवेश, पैसा, आर्थिक क्षेत्र में अन्य जो है बढ़त, उसको लेकर, है ना, कई प्रयास करता है, उसे हम आर्थिक कूटनीति के अंतर्गत शामिल करते हैं। आर्थिक कूटनीति का मतलब क्या है, कोई राष्ट्र जो है वो किसी अन्य राष्ट्र से कैसे संबंध स्थापित करता है, उस क्रम में आर्थिक कारक का जो महत्वपूर्ण भूमिका होता है। जैसे डॉलर डिप्लोमेसी का मतलब है अमेरिका द्वारा दुनिया के विभिन्न देशों को आर्थिक मदद के जरिए, जो भी आर्थिक मदद के जरिए उसको निकट लाने का प्रयास है, यही क्या है, आर्थिक कूटनीति। अब ये हर चीज लिखवाने की जरूरत क्या है, बेसिक कांसेप्ट समझते चलो। चेकबुक डिप्लोमेसी, चाइना क्या कर रहा है आज, दुनिया के, है ना, दुनिया के मस्का लगाना कम करो, है ना, बस करो, अब ध्यान करो, इधर आ जाओ, है ना। कोई बात नहीं हसन, मैं भी हंसने के लिए ही कह रहा हूं, ऐसा थोड़ी कि मैं तुम पे। देखो हमारे स्टूडेंट हमारे परिवार के सदस्य हैं, आपकी बातों का, बहुत सारी बातों का हम लोग बुरा नहीं मानते हैं, है ना। हाँ थोड़ा जब कहीं पर लगता है कि बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण बात, इसको भी कहते हैं बटर डिप्लोमेसी, है ना, किसी की तारीफ करते रहो, है ना, ये भी मस्का डिप्लोमेसी है ना। चलिए, डॉलर डिप्लोमेसी में क्या था कि किसी राष्ट्र की आर्थिक मदद, है ना, आर्थिक मदद करते हो, बस करो, अब कमेंट बंद करो, है ना। जहां थोड़ा लिबरल हुए नहीं कि 50 कमेंट की बाढ़ आ जाएगी, बस करे, शांत हो जाए, है ना।
तो क्या है बटर डिप्लोमेसी, समझ गए होंगे सारे लोग, है ना। तो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का ही पार्ट क्या है, डॉलर डिप्लोमेसी। डॉलर डिप्लोमेसी में क्या है, कोई राष्ट्र किसी को आर्थिक मदद करता है, आर्थिक मदद के जरिए उसका कुछ अलग उद्देश्य होता है, या तो उस राष्ट्र को निकट लाना होता है ना, या उस राष्ट्र से संबंध स्थापना के प्रयास होते हैं। चेकबुक डिप्लोमेसी जैसे करंट के सिनेरियो में पिछले 1.5 दशक में बड़ा चर्चा में रहा है। जैसे चाइना क्या कर रहा है, इसको आगे हम लोग और समझेंगे। डेट ट्रैप पॉलिसी, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का ही पार्ट है। जैसे मान लीजिए कोई राष्ट्र है, उसकी आर्थिक संभावनाएं बहुत कम है, वहां पर अगर देखें तो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, कम है, खराब है, इकोनॉमिक कंडीशन उसकी बहुत वीक है, लेकिन उस राष्ट्र की का टेरिटरी का एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है चाइना की विदेश नीति के अंतर्गत। जैसे मान लो मध्य एशिया के देश, अफ्रीका के देश या दक्षिण एशिया के बहुत सारे देश हैं, वो जो है आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही पिछड़े हैं। अब जैसे नेपाल की बात करें, नेपाल जो है उसकी इकोनॉमी बहुत वीक है। ऐसी स्थिति में नेपाल को आर्थिक मदद के जरिए अपने निकट लाना, अपने प्रभाव क्षेत्र में लाना, ये चाइना की नई पॉलिसी है। और सिर्फ नेपाल नहीं, जितने दक्षिण एशिया में देश हैं अधिकांश, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे मालदीव हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, एक भूटान को छोड़कर कमोबेश सारे देश। अब इसको क्या कर रहा है चाइना, देखिए किसी की मदद करेंगे आप उसकी आर्थिक हैसियत को देखते हुए ना। आप सोचिए कि पाकिस्तान जो कटोरा लेकर दुनिया में हर जगह घूम रहा है, वहां पर $65 बिलियन का इन्वेस्टमेंट से सिपेक बना दिया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब चाइना पागल तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि उसे पैसा बेकार में फ्री में है, जहां मन था वहां बहा दो। चाइना डॉलर डिप्लोमेसी का ही एक पार्ट क्या है, चेकबुक डिप्लोमेसी। इसको हम लोग आगे डेट ट्रैप पॉलिसी के रूप में भी समझेंगे। डेट ट्रैप, ऋण जाल कूटनीति, डेट ट्रैप, इसको पॉलिसी कह लो, डिप्लोमेसी कह लो, डिप्लोमेसी कह लो। डेट मतलब क्या होता है, ऋण, ट्रैप मतलब जाल, पॉलिसी मतलब नीति या कूटनीति, डिप्लोमेसी। चाइना क्या कर रहा है, इन राष्ट्रों की संप्रभु सीमा का अपने राष्ट्र, बंद करो कमेंट, अब ज्यादा हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, बंद करो कमेंट, फालतू का इधर कमेंट बंद करो प्लीज, है ना। तो चाइना क्या कर रहा है, दुनिया के कई देश हैं, उनका जियो पॉलिटिकल लोकेशन, जियो पॉलिटिक्स उसको समझकर अपने लाभ के लिए, उसका जियो स्ट्रेटेजिक लाभ के लिए वहां पर निवेश कर रहा है, इस बात की परवाह किए बिना कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, जानबूझकर। ऐसा थोड़ी है कि चाइना मूर्ख है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है, वहां 65-70 बिलियन डॉलर पैसा जाकर पंप कर दें, पूरा सिपेक बना दें, ग्वादर से लेकर और ऊपर डेविड बाल्टिस्तान होते हुए अपने देश तक पहुंचा दे पारागमन की सुविधा। तो चाइना पागल नहीं है, उसके पास फालतू का पैसा नहीं है। लेकिन चाइना की यह भविष्य की योजना है कि किसी भी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति अगर दयनीय है, चेकबुक उनको प्रदान करो, जितना पैसा भरो, हम आपकी आर्थिक मदद करेंगे। और आर्थिक मदद के जरिए वह उस देश को अपनी गिरफ्त में लाना चाहता है। यही क्या है, डेट ट्रैप, ऋण जाल। इतना पैसा दे दो कि वो ऋण की भरपाई नहीं कर पाए, ब्याज चुकता ना कर पाए, और फिर क्या कहो कि भैया ये तो मेरा रहेगा। हम्बन टोटा, आगे हम लोग भारत श्रीलंका पढ़ेंगे। हम्बन टोटा बंदरगाह है श्रीलंका के ठीक सदर्न टिप पर, दक्षिण भाग में। वहां पर पोर्ट निर्माण के लिए चाइना की कंपनी ने, चाइना ने बहुत बड़ा निवेश किया। बदले में जब चाइना उसकी भरपाई नहीं कर पाया, ऐसी स्थिति में चाइना उस पोर्ट को अपने सुविधा के लिए, उस पोर्ट को अपने अधीन कर लेता है। कहीं ना कहीं ये क्या है, डेट ट्रैप पॉलिसी का पार्ट है। किसी भी राष्ट्र जो उसके ऋण की भरपाई ना कर पाए, ऋण जाल की कूटनीति के तहत उसे अपने प्रभाव क्षेत्र में ले आना, बार्गेन करना। आज चाइना पाकिस्तान को, चाइना बांग्लादेश को, चाइना म्यांमार को, चाइना मालदीव को, दुनिया के विभिन्न देशों में जो उसने निवेश किया है, उस अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत दयनीय है। और ऐसा नहीं कि चाइना ये बात नहीं जानता है, इस बात को जानते हुए जानबूझकर चाइना के द्वारा इनकी आर्थिक मदद की गई, निवेश वहां किया गया, भारी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया गया। इन राष्ट्रों को लगा कि उनका विकास हो रहा है। ऐसी स्थिति में भविष्य में उसको अपनी रणनीति के तहत चाइना ने उसको यूज किया। यही क्या है, डॉलर डिप्लोमेसी का ही पार्ट क्या है, चेकबुक, जहां कोई राष्ट्र किसी को उसकी आर्थिक हैसियत से बढ़कर ऋण की सुविधा उपलब्ध कराता है। डॉलर डिप्लोमेसी में आर्थिक मदद करता है, निवेश करता है, और उसके जरिए उसे अपने प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहता है। डेट ट्रैप, उसे कर्ज में डाल देता है, इतना पैसा दे देता है कि वो उस पैसे की भरपाई नहीं कर पाता, और बदले में उसे अपने नियंत्रण में लेता है। जैसे आप एग्जांपल से समझे, बैंक गए और बैंक में आपने बैंक से लोन ले लिया। अगर मान लीजिए आपकी आर्थिक स्थिति की छानबीन किए बिना बैंक ने आपको लोन दे दिया, आपने घर तो खरीद लिया, कल को आप ऋण भरपाई नहीं कर पाएंगे तो बैंक क्या करेगा, आपका मकान गिरवी कर देगा, मॉर्गेज कर देगा, उसका जो है बेच देगा, उससे पैसा उगा लेगा। चाइना यही कर रहा है, डेट ट्रैप, कि आपको ऋण के जाल में फंसा रहा है। अब चूंकि गरीब अर्थव्यवस्था है, इन्हें लगता है कि कहीं से कुछ पैसा आ जाए। यही स्थिति पाकिस्तान की रही, और यही स्थिति दक्षिण एशिया से लेकर अफ्रीका तक में देखा गया है। ये क्या है, डेट ट्रैप पॉलिसी। हम लोग गाहे बगाहे इसका अक्सर चर्चा करेंगे। आर्थिक कूटनीति में एक लाइन लिखो, है ना, चलिए एक लाइन लिखिए, पढ़ाई करिए, पढ़ाई काम आएगा, यही है ना, लिखिए। हाँ, आर्थिक कूटनीति किसी भी राष्ट्र द्वारा अन्य राष्ट्र से बेहतर संबंध स्थापना के क्रम में, बेहतर संबंध स्थापना के क्रम में आर्थिक मदद, आर्थिक निवेश, आर्थिक मदद, आर्थिक निवेश द्वारा संबंध स्थापना की कूटनीति, द्वारा संबंध स्थापना की कूटनीति। डॉलर डिप्लोमेसी विशेषकर हम अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में, हालांकि अब सबके लिए यूज करने लगे। डॉलर डिप्लोमेसी भी यही है, लिखवाने की आवश्यकता नहीं। चेकबुक डिप्लोमेसी भी यही है कि चेकबुक, जैसे हिंदी सिनेमा में देखते नहीं थे कि बड़ा बड़ा धनाढ्य क्या कहता था, ये लो ब्लैंक चेक भर लो जितना पैसा चाहिए। यही बात कमोवेश राष्ट्र करता है कि किसी राष्ट्र में उसका इंटरेस्ट है, बदले में उसको पैसा ऑफर करता है, और उसके जरिए उसे डेट ट्रैप में ले आता है। तो चेकबुक, डॉलर, ये क्या है समझ चुके हैं। एक डेट ट्रैप लिख लो, एक दो लाइन, क्योंकि भारत चाइना पढ़ेंगे, या अन्य ऋण जाल कूटनीति यहीं पर लिख लो, है ना। चलिए, कोई नहीं, अंशु आ जाओ, स्वागत है। डॉलर डिप्लोमेसी, सॉरी ये क्या लिख रहे थे हम लोग, हाँ, डेट ट्रैप, DBT, डेट ट्रैप, TRAP, डिप्लोमेसी, पॉलिसी, ऋण जाल कूटनीति, लिखिए।
लिखिए, आर्थिक कूटनीति का ही एक प्रकार, आर्थिक कूटनीति का ही एक प्रकार जिसके जरिए चीन ने, आर्थिक कूटनीति का ही एक प्रकार जिसके जरिए चीन ने दुनिया के पिछड़े व अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में, दुनिया के पिछड़े या अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में उनकी आर्थिक हैसियत की परवाह किए बिना, उनकी आर्थिक हैसियत की परवाह किए बिना, उनकी आर्थिक हैसियत की परवाह किए बिना आवश्यकता से अधिक निवेश, आर्थिक मदद, आवश्यकता से अधिक निवेश, आर्थिक मदद के जरिए उन्हें अपने ऋण जाल में फंसाने का कार्य किया है, उसे अपने ऋण जाल, डेट ट्रैप में फंसाने का कार्य किया है। ऋण की अदायगी या ब्याज चुकता न करने की स्थिति में, ऋण की समय से अदायगी या ब्याज चुकता न करने की स्थिति में चीन द्वारा ऐसी अर्थव्यवस्थाओं के आंतरिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप, ऐसी अर्थव्यवस्थाओं के आंतरिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप कर, अनावश्यक हस्तक्षेप कर अपने राष्ट्रहित की पूर्ति की जा रही है, अपने राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा रही है। चाइना को पता था कि भैया पैसा तो लो, है ना, बदले में तुम कुछ, जैसे पहले देखते होगे हिंदी फिल्म में क्या करता था, जो साहूकार गांव का होता था, किसानों को क्या कहता था, जितनी मदद है पैसा ले लो और लो, खेती बाड़ी करो, बदले में जमीन का कागज रख दो, और धीरे धीरे बाद में उसका जमीन पूरा छीन लेता था। यही चीज ये कर रहा है डेट ट्रैप पॉलिसी। तो क्या है आर्थिक कूटनीति, चलते हैं देखते हैं और क्या क्या है, बस तेजी से देख लें। सांस्कृतिक कूटनीति हो गया, थोड़ा हार्डकोर और सॉफ्ट कोर क्या है, या सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी क्या है, बस संक्षिप्त में चर्चा इसकी भी करते हैं। जैसे हम दो शब्द का प्रयोग करते हैं, एक हार्डकोर या हार्ड पावर डिप्लोमेसी, और दूसरे को हम कहते हैं सॉफ्ट कोर या सॉफ्ट डिप्लोमेसी। इसको अगर हिंदी में बहुत ज्यादा शुद्ध लिखना चाहते हो तो मृदु कूटनीति लिख लो, और इसको कठोर कूटनीति लिख लो, ज्यादा अच्छा रहे। हार्ड पावर सॉफ्ट पावर लिखें, कठोर कूटनीति या शक्ति। कई बार डिप्लोमेसी न लिख के क्या लिख देते हैं, पावर, हार्ड पावर सॉफ्ट पावर, है ना, सॉफ्ट डिप्लोमेसी, या इसको सॉफ्ट पावर भी लिखते हैं, है ना। ये भी अक्सर हम लोग गाए बगाए इसको यूज करेंगे अक्सर। मृदु कूटनीति, कठोर कूटनीति क्या है, जैसे कठोर कूटनीति का मतलब किसी भी राष्ट्र द्वारा अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापना के क्रम में दबाव का प्रयोग, बल का प्रयोग, शक्ति का प्रयोग के जरिए संबंध स्थापना की पहल, है ना। जैसे अब ये जो कठोर कूटनीति में कई तरीके होते हैं, या तो किसी राष्ट्र पर हमले का भय दिखाकर, किसी राष्ट्र के क्षेत्र पर आक्रमण करके, किसी राष्ट्र पर आर्थिक सैंक्शन, आर्थिक प्रतिबंध लगाकर, ये सभी किसमें आ जाते हैं, कठोर कूटनीति में या कठोर शक्ति। जैसे अमेरिका ने ईरान पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा रखा, इकोनॉमिक सैंक्शन के साथ साथ अन्य देशों के भी उस पर व्यापार पर प्रतिबंध लगा रखा है। दुनिया के कई देशों के साथ अमेरिका ने यदि आपने वैदेशिक संबंध स्थापित किया या उसके साथ व्यापार किया या कोई भी सैन्य समझौता किया तो अमेरिकी विदेश नीति आपके से दूर हो जाएगी, है ना। खास करके रशिया के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ, ईरान के साथ, कुछ ऐसे देश हैं, अगर इसके साथ आपके संबंध कोई भी आर्थिक या सामरिक बड़े संबंध होंगे तो अमेरिका के साथ आपके संबंध कट ऑफ हो जाएंगे, है ना। ये अमेरिका की विदेश नीति के अंतर्गत है। जैसे चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसको क्या कहते हैं आप, ताइवान। क्या है ताइवान, कैसे चाइना, दोनों में विवाद जो है। अगर दुनिया का कोई देश रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ताइवान के साथ अगर डिप्लोमेटिक रिलेशन रखता है, राजनयिक संबंध रखता है, तो चाइना उसके साथ अपने राजनीतिक संबंध नहीं रखेगा, है ना। ये क्या है, ये हार्डकोर डिप्लोमेसी का पार्ट है कि हार्डकोर डिप्लोमेसी के अंतर्गत कोई राष्ट्र किसी राष्ट्र पर आर्थिक प्रतिबंध लगा देता है, सैंक्शन लगा देता है, टैरिफ बहुत बढ़ा देना भी है, बिल्कुल। कोई राष्ट्र किसी पर सैन्य बल का हमला करता है या हमले का भय या उसे एक चेतावनी देता है, यानी बल, शक्ति, दबाव आदि का प्रयोग करके किसी राष्ट्र को घुटनों पे लाना, यही क्या है, हार्डकोर डिप्लोमेसी या हार्ड पावर डिप्लोमेसी। और अधिकतर महाशक्तियों ने इसका प्रयोग अधिक किया। जैसे आप देखिए रशिया यूक्रेन के विरुद्ध कैसा है, हार्डकोर डिप्लोमेसी है, जबरन इस आशंका पर कि यूक्रेन जो है यूरोपियन यूनियन में चला जाए, इस आशंका पर कि यूक्रेन में अमेरिका या नाटो के हस्तक्षेप से उसकी सामरिक सुरक्षा को चुनौती मिलेगी, इसके मद्देनजर पूरे यूक्रेन को तबाह कर दिया रशिया ने और खुद भी तबाह हो गया। ये कैसी नीति है, ये हार्डकोर डिप्लोमेसी है, यानी कोई राष्ट्र किसी राष्ट्र पर दबाव, बलपूर्वक, कोएर्सिव डिप्लोमेसी भी इसको कहते हैं, उत्पीड़क, है ना। चलिए, ये जो है सॉफ्ट कोर डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, मृदु कूटनीति, समझ ही सकते हो कि कोई राष्ट्र किसी राष्ट्र को अगर अपने प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहता है, उसके साथ वैदेशिक संबंध स्थापित करना चाहता है, मधुर संबंध, तो सॉफ्ट कोर डिप्लोमेसी, इसमें सांस्कृतिक कूटनीति भी आ जाएगी, इसमें आर्थिक कूटनीति भी आ जाएगी, सारी कूटनीति जो बिना दबाव के है ना, जो स्वेच्छा मूलक है। इसमें क्या है, दबाव मूलक, यहां स्वेच्छा मूलक, यहां सहमति आधारित, यहां क्या है, सहमति नहीं है, बल्कि यहां जबरन, आपका उत्पीड़न आधारित। इसको हम लोग कोएर्सिव डिप्लोमेसी भी कहते हैं, अलग अलग नाम है बच्चों, बस समझना है आपको, है ना। उत्पीड़क कूटनीति अलग अलग, हिंदी किताबों में अलग अलग। तो ये क्या है, हार्डकोर डिप्लोमेसी, है ना। सॉफ्ट कोर क्या है, क्लियर हो गया, बस एक एक लाइन लिखते चले। हाँ,
भूटान और इंडिया के मध्य कैसा है? बिल्कुल मृदु कूटनीति। भारत का पाकिस्तान को लेकर अभी हमारा डिप्लोमेसी कैसा है? हार्डकोर है। तुम हम पर कोई हमला करोगे, बदले में तुम्हारे घर में घुसकर मारेंगे। ये क्या है? इजराइल की पॉलिसी क्या रही है? सदैव हार्डकोर डिप्लोमेसी। अमेरिका, रशिया, ये सब दुनिया के वो देश हैं जिन्होंने बल, शक्ति आदि का प्रयोग करके अपने राष्ट्रहित की सिद्धि की, अपनी प्रभाव क्षमता का विस्तार किया है, किसी अन्य राष्ट्र को अपने प्रभाव क्षेत्र के अधीन लाया है, उसे घुटनों पर बिठाया है। भारत पाकिस्तान के विरुद्ध हाल के वर्षों में हमारी नीति क्या रही है? हमने बहुत कोशिश कर ली, मान मनोबल, विनती, शांतिपूर्ण सद्भाव, सामंजस्य, बहुत हो गया, जरूरत से ज्यादा हमने आपको सम्मान दे दिया। कई बार अगर बहुत अधिक लिबरल, मृदु होते हैं तो सामने वाला आपको कायर समझ लेता है, तो कई बार उसे शक्ति, बल आदि के प्रयोग के जरिए बताना भी होता है कि हम क्या है। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में साम, दाम, दंड, भेद सब चलता है। तो कई बार हार्डकोर डिप्लोमेसी, कई बार सॉफ्टकोर। हार्डकोर में ध्यान रखना, यह मत सोचना कि हमेशा सैन्य बल, हमला ही है। आर्थिक प्रतिबंध लगा देना, है ना, किसी राष्ट्र पर टैरिफ जबरन अधिक थोप देना, किसी राष्ट्र पर आर्थिक प्रतिबंध, एम्बार्गो लगा देना, ये सब क्या है? इसका पार्ट। अब गन बोट डिप्लोमेसी, वह क्या है? सैन्य बल के प्रयोग द्वारा, है ना, नाम ही क्या है? गन बोट डिप्लोमेसी। गन बोट डिप्लोमेसी, इसमें सैन्य बल, शक्ति के प्रयोग के द्वारा किसी राष्ट्र को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाना, अपने प्रभाव क्षेत्र में लाना। अब सब एक एक लाइन बस लिखें, है ना, ज्यादा क्या लिखेंगे, बस एक एक लाइन लिखिए, है ना। इसको अलग अलग नाम, कोर्सिव डिप्लोमेसी भी कहते हैं, उत्पीड़क कूटनीति, अलग अलग नाम है बच्चों। तो हार्डकोर और सॉफ्टकोर क्या? बस एक एक लाइन लिखो, फटाफट लिखो, इधर उधर कमेंट कम करो, लिखो फटाफट। पहले हेडिंग बना लो, हार्डकोर डिप्लोमेसी, कठोर कूटनीति, या हार्ड पावर डिप्लोमेसी, पॉलिसी, कुछ भी हो सकता है, लिखिए। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तनिष्क गुप्ता, है ना। चलिए लिखिए, हार्डकोर डिप्लोमेसी में लिखिए, कूटनीति का एक ऐसा स्वरूप जिसमें कोई राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र पर कूटनीति का ऐसा प्रकार जिसमें कोई राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र पर अपना प्रभुत्व, डोमिनेंस कायम करने के लिए, अपना प्रभुत्व, वर्चस्व आदि कायम करने के लिए दबाव, बल, शक्ति, आर्थिक प्रतिबंध आदि का प्रयोग करता है, हार्डकोर या हार्ड पावर डिप्लोमेसी कहलाता है, कठोर कूटनीति कहलाता है, सॉफ्ट पावर मृदु। देखिए, कूटनीति के इस प्रकार के अंतर्गत सैन्य बल, मिश्रा सत्यम बता नहीं रहा था कि वहां भी है, शक्ति में सैन्य बल से ही होगा ना जी। गन बोट में सिर्फ वही है, हार्डकोर में कई चीजें हो सकती है, गन बोट में सिर्फ सैन्य शक्ति का प्रयोग है, जबकि हार्डकोर में सैन्य है, आर्थिक प्रतिबंध है, सब कुछ है। समझे मिश्रा जी? लिखिए, मृदु कूटनीति, कूटनीति के इस प्रकार के अंतर्गत कोई राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र से संबंधों की स्थापना के क्रम में सांस्कृतिक कूटनीति, आर्थिक सहयोग, नागरिकों के आवागमन, कला, संगीत, क्रिकेट, वैक्सिंग, सब उसी का पार्ट हो जाएगा। कला, संस्कृति, क्रिकेट, वैक्सिंग आदि के द्वारा संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। क्या कहलाता है? मृदु कूटनीति। संबंधों को, किसी को वैक्सीन दे रहे हैं, ये भी क्या है? कहीं ना कहीं आपको थोड़ी मदद ही तो कर रहे हैं, तो इसके जरिए क्या है? सहानुभूति होगी उस देश में हमारे प्रति। हाँ, वसुधैव कुटुंबकम, ये सब आ जाएगा इसी का पार्ट। भारतीय संस्कृति में ही तो है वसुधा ही कुटुंबकम, पूरा वसुधा ही क्या है? हमारा परिवार, अतिथि देवो भव, ये सब हमारे। तो चलिए तेजी से आगे बढ़ते हैं। सॉफ्ट पावर क्या है? हार्ड पावर क्या है? हार्डकोर क्या है? देखो क्या क्या हमने देख लिया बच्चों, फटाफट। सांस्कृतिक कूटनीति, आर्थिक कूटनीति, डॉलर डिप्लोमेसी, चेकबुक डिप्लोमेसी, गनबोट, लिखवाया नहीं, समझ गए आप, है ना। चलिए, हार्डकोर क्या है? सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी क्या है? एक जो न्यूज में इधर बहुत है वो है पारा डिप्लोमेसी, सुना होगा पारा डिप्लोमेसी। और वैश्वीकरण के दौर में पारा डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत बढ़े हैं। हसन, कल रहना चाहते हो ना कमेंट करने के लिए? चलो ध्यान रखो, बस ज्यादा हो रहा है अब। पारा डिप्लोमेसी क्या है? पारा डिप्लोमेसी, इसको हम कहते हैं उपराष्ट्रीय कूटनीति, है ना। उपराष्ट्रीय या उपराष्ट्रीय कूटनीति कह सकते हो। अब ज्यादातर हम लोग इंग्लिश ही लिखते हैं, हिंदी में भी, है ना। अभी कई बार शुद्ध हिंदी ढूंढने में हिंदी में भाव नहीं बन पाता है ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं पैरा डिप्लोमेसी। क्या है बच्चों पैरा डिप्लोमेसी? कई जगह आपने नोट्स में पढ़ा होगा, कई जगह इसकी चर्चा आपने सुनी होगी। पैरा डिप्लोमेसी क्या होता है? सामान्य तौर पर दो देश के मध्य संबंध स्थापना के क्रम में
राजनयिक, राजनेता आदि बहुत इन्वॉल्व होते हैं, है ना, आदि इन्वॉल्व होते हैं। जैसे भारत के विदेश मंत्री गए, राष्ट्रपति गए, प्रधानमंत्री गए, विदेश मंत्री के साथ साथ विदेश सचिव गए, ये सब क्या है, डिप्लोमेटिक रिलेशन को ये लोग बल प्रदान करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। जैसे मान लो भारत की तरफ से और जापान की तरफ से अगर दो प्रतिनिधि मंडल मिल रहा है तो सामान्य तौर पर आगे हम लोग ट्रैक 1 ट्रैक 2 भी संक्षेप में देखेंगे, तो प्रायः राजनयिक स्तर की वार्ता अधिक होती है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, कि यहाँ पे जो भी राजनीतिक स्तर के लोग हैं, चाहे विदेश मंत्री, विदेश सचिव, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी हो, वो अधिक इन्वॉल्व होते हैं। कई बार जब वैश्वीकरण का दौर आया है तो राष्ट्र के भीतर भी जो उपराष्ट्रीय शक्तियां, नाम से ही क्या है उपराष्ट्रीय कूटनीति, वो भी विदेश नीति के संबंध स्थापना के क्रम में महत्वपूर्ण एक डोमिनेंट प्लेयर की भूमिका निभाने लगती है। जैसे भारत, वैसे अगर आप देखें तो विदेश नीति किस सूची का विषय है जी, संघ सूची का विषय है, जहां पर केंद्र सरकार को इससे संबंधित नीति लेने का, निर्णय लेने का अधिकार है, तो ये केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन जब उपराष्ट्रीय या पैरा डिप्लोमेसी की बात होती है तो नेशन, भारत तो भाग लेगा, कई बार क्षेत्रीय स्तर पर कुछ राज्य का कोई शहर, कोई एनजीओ, कोई करिश्मेटिक लीडरशिप, कोई बड़ा संस्था, संगठन भी राजनयिक प्रतिनिधि की वार्ता के साथ साथ इनकी भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए वाराणसी, काठमांडू, है ना, उत्तर प्रदेश का एक शहर है वाराणसी और काठमांडू नेपाल की राजधानी है, दोनों के मध्य एक सांस्कृतिक गठजोड़ की बात हो रही है। ये कैसी डिप्लोमेसी का पार्ट है, यहां पर दो राष्ट्र तो है इन्वॉल्व, परंतु क्षेत्रीय स्तर पर उपराज्य, जो राज्य है, राज्य मतलब स्टेट जो भारत के अंदर है, वो भी भारत भागीदार है। तो जब पैरा डिप्लोमेसी की बात करते हैं उसमें राजनयिक वार्ता ना होकर जो उपराज्य के कर्ता हैं, चाहे वह कोई राज्य हो, चाहे कोई संगठन हो, चाहे कोई संस्था हो, ये लोग जब डिप्लोमेटिक रिलेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इनके स्तर पर जब वार्ताएं होती है तो उसको हम कहते हैं पैरा डिप्लोमेसी। जैसे मान लीजिए बिहार सरकार, जैसे एग्जांपल से समझिए तीस्ता नदी विवाद, जब भारत बांग्लादेश संबंध पढ़ेंगे तो उसमें तीस्ता नदी विवाद है, बंगाल सिक्किम से एक तीस्ता नदी निकलती है जो सिक्किम से पश्चिम बंगाल के रास्ते कहा जाती है बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। अब यहां पर सिक्किम और पश्चिम बंगाल ये दो स्टेट एक्टर हैं हमारे यहाँ। जब इंडिया और बांग्लादेश के बीच बायलैटरल रिलेशन होगा तो इंडिया फर्स्ट पार्टी और बांग्लादेश सेकंड पार्टी, ये डिप्लोमेसी का कैसा रूट है, ये ऑफिशियल रूट है जहां राजनयिक स्तर की वार्ता होगी। लेकिन जब इस वार्ता के क्रम में हम पश्चिम बंगाल को, सिक्किम को भी वार्ता के मंच पर क्या करें, शामिल करें, बांग्लादेश के भी जो उस सीमावर्ती राज्य हैं अगर वे भी इसमें पार्टिसिपेटरी हो जाए तो ये क्या है, पैरा डिप्लोमेसी। क्लियर हुआ क्या है पैरा डिप्लोमेसी, कि सिर्फ राजनयिक स्तर की वार्ता नहीं बल्कि उप क्षेत्रीय शक्तियां भी जो राज्य के अंदर है, चाहे कोई छोटा सा राज्य हो, चाहे कोई संस्था हो, कोई संगठन हो, ये भी जब वार्ता के क्रम में कूटनीति को विस्तार देने में इन्वॉल्व हो जाता है तो ये पैरा डिप्लोमेसी। आज वैश्वीकरण के दौर में पैरा डिप्लोमेसी का थोड़ा प्रभाव क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, जहां पर सिर्फ राज्य अपने स्तर पर, भारत के राजनयिक लोग ही वार्ता नहीं करते। जैसे गुजरात में इन्वेस्टर्स को बढ़ाना है, बिहार में इन्वेस्ट कराना है, वाइब्रेंट गुजरात, उत्तर प्रदेश में निवेश कराना है। अब उत्तर प्रदेश भारत राज्य के भीतर एक राज्य है, जब अमेरिका भारत रिलेशन की बात होगी तो एक तरफ दोनों देश के राजनयिक बात करेंगे, दूसरी तरफ अगर कैलिफोर्निया में अगर मान लीजिए वहां सिलिकॉन वैली है, वहां पर इन्वेस्टर है, भारतीय मूल के लोग हैं, अगर उनको आमंत्रित करना है कि आओ भैया यूपी में निवेश करो, तो कैलिफोर्निया एक स्टेट है अमेरिका का और इधर उत्तर प्रदेश भारत का एक स्टेट है, ये दोनों भी वार्ता में क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा। दैट इज पैरा डिप्लोमेसी। समझ गए, दो लाइन नोट करिए फटाफट, लिखिए पैरा डिप्लोमेसी। लिखिए वैश्वीकरण के दौर में कूटनीति के एक नए स्वरूप के रूप में एक नई अवधारणा देखी जा रही है, जिसे पैरा डिप्लोमेसी कहते हैं। एक नई अवधारणा पैरा डिप्लोमेसी देखी जा रही है। पैरा डिप्लोमेसी में राष्ट्रीय अभिकर्ता, राजकीय अभिकर्ताओं के साथ साथ राजकीय या राष्ट्रीय अभिकर्ता, नेशनल जो एक्टर हैं, जैसे विदेश मंत्रालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश सचिव, तो राष्ट्रीय अभिकर्ता या राजनीतिक अभिकर्ता, जो राज्य अभिकर्ता के रूप में, एक्टर अभिकर्ता कंफ्यूज मत हो लेना, कर्ता लिख लेना, के साथ साथ उपराष्ट्रीय सब नेशनल एक्टर के साथ साथ उपराष्ट्रीय कर्ता भी बेहतर कूटनीतिक संबंधों की स्थापना हेतु प्रयासरत होते हैं। इसमें भारतीय परिसंघ के अंतर्गत कार्यरत राज्य, इसमें भारतीय परिसंघ के अंतर्गत कार्यरत राज्य, गैर सरकारी संगठन एनजीओ, धार्मिक संगठन या नेता, धार्मिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन व प्रवासी भारतीय आदि भी किसी अन्य राष्ट्र के साथ संबंधों की स्थापना के क्रम में पैरा डिप्लोमेसी के अंतर्गत मुख्य भूमिका निभाते हैं। अब देखो हाल के वर्षों में वैश्वीकरण के दौर में ये सब बढ़ा है ना, कि जहां पर स्टेक होल्डर क्या है, सिर्फ दो स्टेट के मध्य ऑफिशियल वार्ता नहीं है, कि भारत और जापान के मध्य सिर्फ राजनयिक वार्ता ही नहीं होगी, भारत के राज्य जो है, भारत के भीतर जो है वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। कोई एनजीओ है, कोई गैर सरकारी संगठन है, या कोई धार्मिक संगठन है, सांस्कृतिक संगठन, या कोई प्रवासी भारतीयों का समूह है, उनके भी हित हैं, और जापान के अंदर अगर वो लोग हैं तो दोनों स्तर पर, तो गैर राजनयिक कह सकते हैं एक तरह से, अधिक वार्ताएं इसमें अधिक देखी जाती है।
क्लियर है क्या है पैरा डिप्लोमेसी? चलते हैं डिप्लोमेसी का और प्रकार। हमने लगभग सभी जो न्यूज में आते हैं वो लगभग देख लिया। अब थोड़ा ट्रैक 1 ट्रैक 2 क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। ट्रैक 1 कूटनीति क्या है, जैसे टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी के अलग अलग स्वरूप हैं। गनबोट डिप्लोमेसी लिखो, तमन्ना लिखो, गनबोट लिखिए, गनबोट डिप्लोमेसी, गनबोट लिखो लिखो, गनबोट डिप्लोमेसी। हिंदी इसकी मुझे नहीं पता, गनबोट ऐसे लिख लो, गनबोट कूटनीति है ना, ऐसे ही लिख लो। लिखिए, कूटनीति के इस प्रकार के अंतर्गत कोई राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र पर सैन्य बल, सैन्य क्षमता, प्रौद्योगिकी बढ़त आदि के आधार पर दबाव डालता है और उसे अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने का प्रयास करता है। उपराष्ट्रीय कर्ता क्या है, पूरा लिखो लिखो, लिख लो ना, क्या पता काम आ जाए। आ रहे हैं मिश्रा जी, आ रहे हैं, चिंता ना करें। कोई राष्ट्र किसी राष्ट्र पर सैन्य बल, सैन्य क्षमता, प्रौद्योगिकी बढ़त, हाँ युद्धपोत राजनय लिख लें, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद उत्कर्ष, लिख लें युद्धपोत कूटनीति, बहुत सुंदर। हाँ अब देखो, अभी पूछा कि राष्ट्रीय कर्ता क्या है, उपराष्ट्रीय कर्ता क्या है। कोई ये राष्ट्र है ना, इसके भीतर उपराष्ट्रीय कर्ता क्या है। जैसे राज्य, राज्य का मतलब बिहार, यूपी, एमपी, ये सब क्या है, उपराष्ट्रीय कर्ता है। जैसे कोई एनजीओ, कोई सांस्कृतिक संगठन, कोई धार्मिक संगठन, प्रवासी, ये सब क्या है सत्यम मिश्रा, ये जो राष्ट्र के अंदर है ये सब क्या है, उपराष्ट्रीय कर्ता है ना। राष्ट्र क्या हो गया, राष्ट्रीय सबका मिला जुला स्वरूप है। तो भारत के विदेश मंत्री खाली नहीं जा रहे हैं, एक एनजीओ का बड़ा नेता भी है, कोई एनजीओ का फाउंडर है, उसको भी ले जा रहे हैं। किसी देश में जा रहे हैं जहां पर मान लीजिए कि मुस्लिम धर्म के लोग अधिक है, तो भारत से कोई मुस्लिम नेता या कोई धर्मगुरु को भी साथ में ले लिए, है ना। सांस्कृतिक कूटनीति का ही एक टाइप है। यहां पर राज्य खाली, बड़े राज्य का मतलब भारत समझना, भारत या भारत के विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री वार्ता नहीं कर रहे हैं। बिहार के भी मुख्यमंत्री गए, साथ साथ प्रधानमंत्री जा रहे हैं, 5 राज्य के मुख्यमंत्री को भी ले जा रहे हैं। चलिए अमेरिका चलते हैं, आपके यहाँ निवेश बढ़ाना है, उत्तर प्रदेश में निवेश लाना है, गुजरात में लाना है, 5 मुख्यमंत्री को लेकर चले गए। मुख्यमंत्री क्या काम करेगा, विदेश नीति किसका जिम्मा है जी, संघ सरकार का, केंद्र सरकार, राज्य का थोड़ी जिम्मा है। लेकिन उपराष्ट्रीय अभिकर्ता ये सभी हैं, ये सब भी आजकल क्या होते हैं, फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेसी में ये सब आजकल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगते हैं। चलिए, एक ही चीज को 10 बार बताना पड़ेगा तब तो बहुत दिक्कत है भैया। चलते हैं टाइप्स ऑफ कूटनीति, कूटनीति के प्रकार। जैसे अलग अलग आपने नाम सुना होगा, ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 1.0, 1.5, ट्रैक 1 कूटनीति, ट्रैक 2 कूटनीति, ट्रैक 3 कूटनीति, ट्रैक 4। अब इतने 9 ट्रैक हैं, उतने ज्यादा आपको याद नहीं रखने हैं, है ना। मोटे तौर पर आप 4 कूटनीति बस देखें, 2-3 तक ही काम आती है। वैसे ट्रैक 4, ट्रैक 5, ट्रैक 6, ट्रैक 7, ट्रैक 8, ट्रैक 9 अलग अलग, है ना। तो ट्रैक 5 भी है, ट्रैक 6 भी है। इतने ट्रैक है कि आप अनट्रैक पे आ जाएंगे, ट्रैक से भटक जाएंगे। ट्रैक 7, ट्रैक 8, ट्रैक 9, ये सब मॉडर्न फॉरेन रिलेशन में अलग अलग आयाम को एक ट्रैक में रख दिया गया। जैसे विदेश नीति जब स्थापित की जाती है तो कई बार जब राजनयिक स्तर की वार्ता हो तो वो ट्रैक 1 में है, गैर राजनीतिक स्तर की बात जो है ना, ट्रैक 2 में आ जाती है। ट्रैक 1.5 अगर आप देखें, है ना, उसमें आ जाएगी। ट्रैक 3 जो है उसमें अलग वार्ता, ट्रैक 4 में अलग। तो ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो है अलग अलग वार्ताओं के जरिए कूटनीतिक प्रयास किए जाते हैं, है ना। चलिए, अब ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3 क्या है, मोटे तौर पर एक एक लाइन सबके बारे में लिख लें। पहले थोड़ी भूमिका लिखें। देखिए, हाल के वर्षों में कूटनीति के विभिन्न प्रकार, कूटनीति के विभिन्न प्रकार वैश्विक राजनीति में देखे जा रहे हैं, वैश्विक राजनीति में देखे जा रहे हैं। इसे अलग अलग ट्रैक के नाम से जाना जाता है, इसे अलग अलग ट्रैक के नाम से जाना जाता है, इसे अलग अलग ट्रैक के नाम से जाना जाता है।
पिछले 3 साल से पीडब्ल्यू में आईआर मैं ही लेता था। नवंबर में कुछ मेरे घर में घटना घटी थी, इस वजह से उस समय बैच खत्म करना था, तो सर ने पढ़ाया। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सभी टीचर जितने आपको पढ़ना है सभी अच्छे टीचर हैं, जैसा आपको पढ़ना है कोई ऐसी बाध्यता नहीं है ना। तो पिछले 3 साल में जितने बैचेज आईआर के अब तक हुए हैं, प्रहार, संकल्प, सब में मैंने ही पढ़ाया है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, है ना। चलिए, आप किसी भी शिक्षक से पढ़िए, सफल होना आपका उद्देश्य होना चाहिए, है ना। बातें समझ में आनी चाहिए, है ना। हर शिक्षक का अपना तरीका है, अपनी उनकी प्रस्तुतिकरण की कला है, तो आप स्वतंत्र है इसमें। अनावश्यक कंपैरिजन और इन सब चीजों में हम लोग नहीं पढ़ते। आदर्श सर हमारे बहुत सीनियर टीचर हैं, हमारे बहुत निकट रहे हैं। चलिए, कुछ भी जो है ना कुछ लिखते रहना है, नहीं बहुत क्रिएटिव क्राउड मिली है ना, कुछ ना कुछ। विशाल, बहुत अच्छी बात है, चलो तुमने लिखी अपनी बात, सबका स्वागत है, लोकतंत्र है मेरी क्लास में। लिखिए, ट्रैक 1 कूटनीति। ट्रैक 1 इसको ऑफिशियल कूटनीति भी कहते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन, जब राजनयिक स्तर की वार्ता होती है। लिखिए, ट्रैक 1 कूटनीति, है ना। लिखिए, इस कूटनीति के अंतर्गत अब फालतू इस पर कमेंट नहीं करो अब प्लीज। अब इस पर एक नया डाल दिया उसने, अब उस पर लिखिए सारा। क्या यार, इस बैच में यही सारी समस्या है, शांत नदी में ज्वार भाटा उठाते रहो। अब एक कोई लिख दो, उस पर 500 लोग टीका टिप्पणी करो। ट्रैक 1 लिखो, कूटनीति का आधिकारिक स्वरूप, जिसमें कूटनीति का आधिकारिक स्वरूप जिसमें दो देशों के मध्य संबंध स्थापना के क्रम में राजनयिक स्तर की वार्ता के जरिए प्रयास किया जाता है। दूसरा, ट्रैक 2 लिखिए, ट्रैक 2 कूटनीति के इस प्रकार के अंतर्गत गैर राजनयिक वार्ता ब्रैकेट में, गैर राजनयिक स्तर की वार्ता ब्रैकेट में, एकेडमिशियन अकादमिक विद्वान, रिसर्चर अनुसंधानकर्ता, विद्वान, सिविल सोसाइटी ब्रैकेट बंद के जरिए संबंध स्थापना के प्रयास होते हैं। तो ये क्या हो गया, ट्रैक 2। अब देखो बच्चों, ट्रैक 1 और ट्रैक 2 के बीच में क्या है, ट्रैक 1.5 एक नया आ गया। इसमें ट्रैक 1 भी इन्वॉल्व है और ट्रैक 2 भी। समझ गए। ट्रैक 1 में कौन था, अगर आप देखें ट्रैक 1 में, इसको हम कहते हैं आधिकारिक वार्ताओं के जरिए। इसमें कौन इन्वॉल्व होते हैं, तो जितने आपके राजनयिक हैं, डिप्लोमैट्स हैं, जैसे आपके विदेश मंत्री हो गए, विदेश सचिव हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, कैबिनेट हो गया, कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, कई बार राष्ट्रपति भी जाते हैं। ये क्या है, प्रॉपर चैनल है, ऑफिशियल, इसको आधिकारिक वार्ता कहते हैं, या स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले जो लोग हैं, है ना, वो सभी हैं। तो ट्रैक 1 क्या है, क्लियर हो गया। ट्रैक 2 गैर राजनयिक वार्ता, इसको कहते हो आप गैर राजनयिक या राजनीतिक, बात बराबर है, कंफ्यूज मत हो जाना। गैर राजनीतिक वार्ता, इसमें कौन लोग इन्वॉल्व है, डिप्लोमेट्स नहीं इन्वॉल्व है। गैर राजनयिक मतलब क्या है, अगर आप देखें तो इसमें एकेडमिशियन है, इसमें कौन है, रिसर्चर्स हैं, इसमें कोई स्कॉलर अन्य फील्ड का हो सकता है, इसमें सिविल सोसाइटी के लोग हैं। सिविल सोसाइटी समझते ही हैं, पढ़े लिखे लोगों, शिक्षित प्रबुद्ध वर्ग जिसको समाज की चिंता है, जैसे मीडिया कर्मी हो गए, कोई टीचर हो गए, है ना, डॉक्टर, इंजीनियर, पेशेवर लोग, मीडिया। तो ट्रैक 2 में गैर राजनयिक वार्ता हो रही है, देख लीजिए लिखा हुआ है, इस प्रकार की वार्ता गैर राजनयिक। दोनों के बीच में क्या आ जाएगा भैया, ट्रैक 1.5। ये सब ट्रैक जो है, सब नए ट्रैक 1.5 में क्या हो जाएगा, ये भी शामिल, समझ गए। यानी राजनयिक वार्ता भी है, गैर राजनयिक, दैट इज 1.5। चलिए, तो एक लाइन इसको भी लिख लीजिए। नए, आज भारत पाकिस्तान संबंध में देखिए, कुछ दिन पहले तक क्या था कि भारत और पाकिस्तान दोनों के विदेश मंत्री बात कर रहे थे। जावेद अख्तर यहां से गए, वहां पर बात की, वहां से कोई पाकिस्तानी कलाकार आया, उसने बात किया, भारत से कोई पत्रकार गया, वो तो वार्ता में कौन है, स्टेट एक्टर भी इन्वॉल्व है, नॉन स्टेट एक्टर भी है। तो दैट इज ट्रैक 1 एंड ट्रैक 2। 1.5 में दोनों, यानी राजनयिक वार्ता भी और ये लोग भी हैं और ये भी हैं। बस एक लाइन लिखो, ट्रैक 1.5। देखिए, इसके अंतर्गत राजनयिक या राजनीतिक जो भी है, राजनयिक तथा गैर राजनयिक दोनों ही शामिल होते हैं। तो ट्रैक 1 क्या है, 1.5 क्या है, क्लियर है। अब बच्चों ट्रैक 3 लिखिए, एक लाइन सबके बारे में। ट्रैक 3 में क्या होगा, व्यापार या वाणिज्य का प्रयोग करके आपकी देश की कंपनियां वहां जाएगी, इन्वेस्ट करेगी, वहां की कंपनी यहां आएगी। तो ट्रैक 3 में व्यापारिक या वाणिज्यिक संबंधों के विकास के जरिए प्रयास, जैसे एयरटेल बांग्लादेश में सर्विस दे रही है ना, भारत की कई कंपनियां हैं जो नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश में काम कर रही है। तो ये कैसी कूटनीति है, ट्रैक 3, जिसमें भारत की बहुत सारी कंपनियां जो हैं, व्यापारिक घराने जो हैं, वाणिज्य
ट्रेड एंड कॉमर्स के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, ट्रैक 3। तो लिखाने की जरूरत, बस एक लाइन लिख लें। इसके अंतर्गत दो राष्ट्रों के मध्य संबंधों के निर्माण में व्यापारिक एवं वाणिज्यिक संबंधों के विकास पर बल दिया जाता है। व्यापारिक या वाणिज्यिक संबंधों के विकास पर बल दिया जाता है। ट्रैक 4, इसको पीपल टू पीपल भी कह सकते हैं आप, या इसमें कला संगीत संस्कृति मीडिया एक्सचेंज के जरिए, विनिमय के जरिए, या नागरिकों के आवागमन द्वारा संबंध स्थापना के प्रयास है ना। जैसे मान लो पाकिस्तान से सिंगर भारत आए, भारत से लोग गए, भारत में कई जो है सिख समुदाय जो है दर्शन करने के लिए पाकिस्तान गए, कई पाकिस्तान से लोग जो है ना वो भारत आए। तो ट्रैक 4 क्या है, लिखवाने की जरूरत नहीं, लिखिए। इसमें कला संगीत संस्कृति मीडिया विनिमय, एक्सचेंज को हिंदी में लिखते हैं विनिमय, आदान प्रदान के जरिए या नागरिकों के आवागमन द्वारा संबंध स्थापना के प्रयास किए जाते हैं। ट्रैक 5 क्या है, शिक्षा कूटनीति कह सकते हैं, अनुसंधान ट्रेनिंग रिसर्च, इनसे रिलेटेड जो एक्सचेंज होता है, प्रयास होता है। ट्रैक 5 में इसमें दो राष्ट्रों के मध्य बेहतर संबंध स्थापना के क्रम में शिक्षा अनुसंधान व विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कौशल विकास व प्रशिक्षण आदि पर ध्यान दिया जाता है। तेजी से लिखते चलो। जैसे मान लो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है ना, जैसे मान लो भारत से बहुत सारे स्टूडेंट अमेरिका गए स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत किसी रिसर्च के लिए, है ना। तो ये किसका पार्ट हो गया, ट्रैक 5 का। ट्रैक 5 तक आज रखो, 6, 7, 8, 9 कल संक्षेप में चर्चा कर देंगे। चलिए, किसी को कोई सवाल जवाब, आज की क्लास ट्रैक 5 तक अगर कहीं कोई डाउट है पूछिए फटाफट, अंतिम 5-10 मिनट आपके हैं। और कल से मैं सख्त हो जाऊंगा फालतू कमेंटबाजों के विरुद्ध। हसन, तुम्हें वार्निंग है आज लास्ट, है ना, आज तुम्हें लास्ट वार्निंग है। कल एक भी टीका टिप्पणी करोगे परमानेंट ब्लॉक करूंगा, फालतू मुझे नहीं पसंद है ये सब तरह की क्लास। चलिए, जिनको भूख लग रही है जाइए खाना खाइए, सोइए, है ना। चलिए, जिनको अगर कोई प्रश्न पूछना है जेन्युइन वो पूछिए, नहीं प्रश्न है गुड नाइट, शुभरात्रि, थैंक यू वेरी मच। चलिए, जिनको अगर कोई जेन्युइन सवाल है पूछिए फटाफट। चलिए, जिनको कोई सवाल नहीं गुड नाइट, शुभरात्रि। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कल माफी होगी या नहीं होगी, कल तुम्हारे व्यवहार पर डिपेंड करेगा, है ना। हसन अली सॉय, चलिए ठीक है। नहीं पता अनु देवी, मुझे नहीं पता इसका। चलिए ठीक है, जफीर आलम, मजा आ गया तो अच्छी बात है, एक बार पढ़ लेना, है ना। चलिए ठीक है, किन्हीं को अगर कुछ पूछना है, जेन्युइन डाउट है तो पूछिए। मुझे नहीं पता अनु देवी, स्टेनो के एग्जाम के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। चलिए, कोमल भाटेजा गए नहीं अब तक। अब ये विशाल भाटिया मैं कैसे बताऊं, खजाना परचेज, ये तो हमारे कस्टमर केयर पे बात करो, इसके बारे में मुझे कुछ। चलिए ठीक है। चलिए, पारा डिप्लोमेसी में फॉरेन स्टेट इन्वेस्टर, प्रवासी हो सकता है, इन्वेस्टर है हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। प्राय फॉरेन स्टेट इन्वेस्टमेंट करता है वो आर्थिक कूटनीति के अंतर्गत डायरेक्ट वार्ताओं के जरिए, है ना। लेकिन कोई स्टेट के कुछ लोग अगर किसी भारत के किसी राज्य में कर रहे हैं तो वो हो सकता है उत्कर्षानंद। मजा कम लो बच्चों, पढ़ाई पर ध्यान दो, ज्यादा मजा लेने में ना बहुत दिक्कत आ जाती है। चलिए, जिनको कोई सवाल नहीं है, कहीं कोई डाउट नहीं। डॉलराइजेशन, वाह वाह, यही हुआ, डॉलर के प्रभुत्व के जरिए संबंधों की जहां भी JITION लगता है। चलिए ठीक है, अमित जैसा है। व्यापार मृदु कूटनीति में आता है। व्यापार में अगर कहीं रियायत दे दिया, मतलब कहीं ना कोई छूट दे दिया, सोनाली मिश्रा, जैसे मान लो कोई देश छोटा देश है उससे हम ड्यूटी नहीं ले रहे हैं, है ना। जैसे मान लो नेपाल छोटा अर्थव्यवस्था है, भूटान छोटा है, अब उस पर क्या हम ट्रेड कस्टम ड्यूटी लगाएंगे, टैरिफ बढ़ाएंगे, तो क्या करते हैं, कम लेते हैं, है ना, उसको छूट दे देते हैं। तो ये भी मृदु कूटनीति का ही पार्ट है। चलिए, अच्छी बात है, बधाई, आपने पढ़ ली एनसीईआरटी, बहुत बहुत अच्छी बात। चलिए, हाँ, डॉलर के प्रभुत्व में वृद्धि, वह डॉलराइजेशन है, चाहे वह आर्थिक संदर्भ में हो चाहे डिप्लोमेसी। मोहिनी कमल, अलग अलग संदर्भ हो सकता है, बताया तो।
चलिए अब कहीं कोई सवाल नहीं है। चलिए मंडे को हम लोग बेसिक कंसेप्ट का लगभग लास्ट रहेगा और हम लोग होगा तो फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया स्टार्ट कर देंगे, है ना। जो मैटर आपको पीडब्ल्यू से मिला है एक बार उसको रीड करके आएंगे, है ना। बहुत अच्छा मैटर है। चलिए ठीक, चलिए थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।